our channel Livy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. आई होप आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया होगा, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की होगी, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के नीट पीवाईक्यू. चलो सॉल्व करते हैं, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है aqueous solution of which of the following compounds is the best conductor of electric current. देखो इलेक्ट्रोलाइट हमारे टू टाइप के थे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक. स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. अच्छा, एक तो हमारा था इलेक्ट्रोलाइट. सबसे पहले देखो एक हमारा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट. नॉन इलेक्ट्रोलाइट में तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी नहीं, तो जो हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे वो तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे ही नहीं. तो सबसे पहले हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट को हम कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे कि फ्रक्टोज, ये हमारा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल. अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट में था एक हमारा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा करंट या फिर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कौन सा है. अब देखो जो हमारा HCl है, HCl, HCl हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है. स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर हम कहें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मींस ये हमारा कोई भी सब्सटेंस जो एक्वस में डिजोल्व होके वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में, वो होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकते हैं. अब HCl को देखो, क्या HCl कंप्लीटली डिसोशिएट होगा आयंस में, तो होगा H पॉजिटिव देगा और साथ में Cl नेगेटिव आयन देगा, प्रोटॉन एंड क्लोराइड आयन हमें देगा. तो HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा. कंप्लीटली डिसोशिएट होगा इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा. ठीक है, क्लियर. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा. क्लियर है यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन्स. देखो एसिटिक एसिड CH3COOH. एसिटिक एसिड हमारा वीक एसिड है. CH3COOH ये हमारा है एसिटिक एसिड जो कि होगा वीक एसिड. अब हमें पता है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पार्शियली डिसोशिएट होंगे आयंस में, ना कि कंप्लीटली. पार्शियली डिसोशिएट होंगे तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम अटेन होगा. इक्विलिब्रियम अटेन होगा, जो हमें गिवन होंगे आयंस वो होंगे CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन मिलेगा, साथ में H पॉजिटिव. या फिर हम बात करें, देखो क्या है, जो CH3 यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसका डिसोसिएशन करवा दिया. अब हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट की. एसिड होगा वो, या फिर हम कहें कोई भी सब्सटेंस जो कि वाटर में डिजोल्व करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे और वो होगा पार्शियली डिसोशिएट, देन हमें मिलेगा CH3COO नेगेटिव, साथ में H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन और एसिटेट आयन हमें मिलेंगे. तो अब ये देखो कहाँ पे है, इन्होंने कहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर. तो ये हमारा एसिटिक एसिड है जो कि वीक एसिड है. वीक एसिड को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो पार्शियली डिसोशिएट होगा एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन में, इनमें पार्शियली डिसोशिएट हो जाएगा. अब ये देखो कहाँ पे है, CH3CO नेगेटिव, H3O पॉजिटिव और CH3COH. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी करेक्ट क्यों होगा, ये देगा हमें, साथ में ये भी देगा, एसिटेट आयन भी देगा और हमें साथ में हाइड्रोनियम आयन मिलेगा. अब ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हुए हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हुए तो वापस से हमें फॉर्मेशन मिलेगी CH3COOH की भी फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ये जो रिएक्शन है यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा. इक्विलिब्रियम रिएक्शन या फिर हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन, वहां पे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगी वापस. तो यानी कि प्रोडक्ट रिएक्ट करवा के हमें वापस में रिएक्टेंट की फॉर्मेशन भी देंगे. तो एसिटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन तो होगी,
साथ में हमें मिलेगा एसिटिक एसिड भी, ठीक है, तो ये तीनों हमें मिलेंगे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, amongst the given options which of the following molecules act as a Lewis acid? ये लेविस एसिड क्या होता है? सबसे पहले देखो, लेविस एसिड वो होगा जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो उनके पास क्या होने चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखो ये हमारे पास है। यदि हम बात करें वाटर की, वाटर क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट है, ये लेविस एसिड होगा नहीं। OH इसका भी ऑक्टेट है। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे 6, हाइड्रोजन के साथ करेगा। अब क्या है? इनके पास क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये होगा हमारा क्या होगा? लेविस बेस होगा, डोनर होगा। NH3 भी डोनर होगा क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये भी लेविस बेस होगा। यदि हम बात करें BF3, BF3 बोरोन, बोरोन के पास होंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 खुद के 3 फ्लोरीन एटम के साथ कंबाइनिंग की उसने, बॉन्ड की फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हुए। 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो ये होगा हमारा लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा। BF3 लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशंस इज बेसिक इन नेचर? कैसा नेचर है? बेसिक नेचर का। बेसिक नेचर कौन सा होगा वो देखो, हमने देखे थे, हमने जब हम सोल्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमने देखे थे टाइप्स ऑफ सोल्ट। फर्स्ट टाइप था हमारा वीक एसिड और वीक, सॉरी फर्स्ट हमारा था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे देखे थे। फर्स्ट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस था, उससे हमें जो सॉल्यूशन मिला था वो मिला था न्यूट्रल सॉल्यूशन। सेकंड जो हमारा था वो था वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सोल्ट थे, ये हम सोल्ट की बात कर रहे हैं, सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इससे मिला था हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन। सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इनसे हमें मिला था एल्केलाइन या फिर हम कहें बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमें देखना है इन सोल्ट्स में थे कौन सा वीक एसिड होगा और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। देखो यदि हम बात करें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये है अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4। अमोनियम नाइट्रेट ये होगा सोडियम एसिटेट CH3COONA, ये हमारे पास है। अब ये देखो चारों सोल्ट हैं, अब हमें देखना है इनमें से कौन सा सोल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। यदि हम इसकी बात करें, ये किसके मिलके बना है? ये डिसोशिएट होगा CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, इसी से मिलके बना है। यदि हम बात करें इसकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, यदि इस सोल्ट को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा CH3COOH प्लस NaOH। CH3COOH क्या है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी कि वीक एसिड है। NaOH होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। देन ये हमारा कैसा सोल्ट है? सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि इसी का नेचर बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। यदि हम बात करें बाकी सबकी, तो NH4Cl वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हमें मिलेगा NH4OH प्लस HCl। क्या होना चाहिए? वीक एसिड, बस एसिड क्या है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग, और बेस है यहाँ पे वीक, तो ये तो होगा नहीं।
यदि हम बात करें NH4 होल ट्वाइस SO4 वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा NH4OH प्लस H2SO4। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये वीक बेस होगा, ये भी नहीं होगा। NH4NO3 इसकी बात करें हम देन हमें मिलेगा NH4OH वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे सभी की, क्योंकि हमें करना है सोल्ट को वाटर में डिजोल्व। सोल्ट को वाटर में डिजोल्व करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा, वही हमारा बेसिक सॉल्यूशन देगा या फिर बेसिक इन नेचर का सोल्ट होगा। तो ये होगा हमारा वीक बेस, साथ में हमें देगा HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ पे होगा सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा conjugate base of Bronsted acid H2O and HFR। conjugate base of Bronsted acids H2O and HF, इनका हमें conjugate base बताना है। देखो H2O है, एक हमारे पास है HO, इसको हम H2 हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, पार्शियली डिसोशिएट होगा, हमें मिलेगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यही मिलेगा। यदि हम बात करें HF की, HF भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा और हमें मिलेगा H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। या फिर हम बात करें इनके वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वाटर के साथ कराएंगे देन हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव और HF प्लस H2O इनकी कराएंगे देन हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। हमें बताना है ब्रोंस्टेड एसिड का कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस होगा, वाटर का होगा OH नेगेटिव और HF का होगा F नेगेटिव, ये होंगे हमारे कॉन्जुगेट बेस, हाइड्रोक्साइड एंड फ्लोराइड आयन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट एक्ट बोथ एज ब्रोंस्टेड एसिड एंड एज ब्रोंस्टेड बेस। इनमें से कौन सा वो मॉलिक्यूल होगा जो दोनों की तरह एक्ट नहीं करेगा, दोनों की तरह एक्ट यानी कि ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस, वो देखना हमें। HCO3, देखो सबसे पहले ये बताओ ब्रोंस्टेड एसिड क्या होगा और ब्रोंस्टेड बेस क्या होगा। ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस, एसिड होगा जो हाइड्रोजन डोनर होगा, प्रोटॉन डोनर होगा, और बेस होगा जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। क्लियर, यहाँ तक सबको पता है, ये हमने जो एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट थे वहां पे क्लियर किया था ये टॉपिक। अब हम बात करें HCO3 नेगेटिव। HCO3 नेगेटिव क्या ये हाइड्रोजन डोनर है? सबसे पहले देखो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, H पॉजिटिव को क्या मिलेगा H2CO3, बिल्कुल है। क्या ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा? बिल्कुल कर सकता है, हमें मिलेगा CO3 2 नेगेटिव। हाइड्रोजन को डोनेट भी कर सकता है और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है और ये अपना कंपाउंड बनाएगा H2CO3। क्लियर है, तो ये तो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों की तरह एक्ट करेगा, तो ये तो होगा नहीं हमारे पास। सेकंड हमारे पास है अमोनिया यानी कि NH3, अमोनिया के पास लोन पेयर है। यदि हम इसे प्रोटॉन दे, क्या ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके मिलेगा हमें NH4 पॉजिटिव, यही मिलेगा हमें। यदि हम बात करें क्या ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा? बिल्कुल डोनेट करेगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है H पॉजिटिव, हमें मिलेगा NH2 नेगेटिव, तो ये भी दोनों की तरह एक्ट करेगा एसिड और बेस, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है HCl, क्या ये प्रोटॉन एक्सेप्टर और डोनर दोनों है? यदि हम बात करें इसके पास हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है यानी कि हाइड्रोजन तो डोनेट तो कर देगा, हाइड्रोजन डोनेट करके हमें मिलेगा Cl नेगेटिव। अब हम बात करें क्या ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा? तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो HCl हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्रोंस्टेड एसिड की तरह एक्ट करेगा, ना कि ब्रोंस्टेड बेस।
तो ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड्स इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज लेविस बेस। जो ये फ्लोरो कंपाउंड हमें गिवन है ऑप्शन में, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा लेविस बेस की तरह एक्ट करेगा। लेविस बेस यानी कि लोन पेयर डोनर, जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वो वाला। अब यहाँ पे हम बात करें BF3, क्या BF3 के पास लोन पेयर है? नहीं है, क्योंकि बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। और बात करें उसके जो सराउंडिंग एटम है वो 3 है, तीनों के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। वैसे भी BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है और लेविस बेस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। अब हम बात करें PF3 फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5 हो गए 5। यदि हम बात करें 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ है, वैलेंसी कंप्लीट या फिर कहें ऑक्टेट कंप्लीट, 5 खुद के 3 ये 8, यानी कि ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। अब इसके पास है एक लोन पेयर प्रेजेंट, तो ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो PF3 होगा लेविस बेस। CF4 की बात करें, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की, यानी कि अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, बट इसके पास डोनेट करने के लिए कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। SiF4 इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और उन चारों ने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की, इसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है डोनेट करने के लिए, बल्कि SiF4 Si हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर हाइड्राइड्स एक्ट्स एज ए लेविस एसिड। जो हाइड्राइड हमें गिवन है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा। लेविस एसिड यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए सबसे पहले, तो साथ में लोन पेयर एक्सेप्ट करे, उसके पास टेंडेंसी होनी चाहिए लोन पेयर एक्सेप्टर की, ठीक है। अब हम बात करें NH3 के पास तो लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो ये तो लेविस बेस की तरह एक्ट करेगा। अब हम बात करें B2H6, यहाँ पे देखो बोरोन के पास यहाँ पे कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, साथ में 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा। क्लियर? यहाँ तक बोरोन की जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, ये होगी, बनाना बॉन्ड बनाएगा। अब ये हमारे पास जो बोरोन है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से ये लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा। वाटर हमारा है, वाटर के पास ऑलरेडी क्या है, देखो वाटर अपना ऑक्टेट कंप्लीट तो कर लेगा, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 हाइड्रोजन के 8, ऑक्टेट कंप्लीट, साथ में लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो ये भी लेविस बेस की तरह एक्ट करेगा। CH4 की बात करें हम, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, ऑक्टेट कंप्लीट, बट इसके पास अब कोई ना तो वैकेंट ऑर्बिटल है और ना ही इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा जो B2H6 होगा ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन ये जो हमें आयंस या फिर जो हमें मॉलिक्यूल्स गिवन है उनमें हमें बताना ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, कि किसकी ज्यादा प्रोटॉन एक्सेप्टिंग की टेंडेंसी हमें बतानी है वो। यदि हम बात करें, देखो यदि हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन नेगेटिव, फ्लोरीन की बात करें, साइज ज्यादा होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक इलेक्ट्रॉन पूरे फ्लोरीन पे रिवॉल्व करता रहेगा, यानी कि घूमता रहेगा। अब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट अच्छे से नहीं कर पाएगा। अब ये तो है नहीं, अब ये देखो पूरा ये साइज है फ्लोरीन का, अब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ये पूरे पे रोटेट करता रहेगा पूरे ऑक्टेट में, अब ये हाइड्रोजन को इतने अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। अब हम बात करें तो ये सबसे कम पकड़ इसकी होगी फ्लोरीन की हाइड्रोजन के साथ। अब हम बात करें NH3 के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, लोन पेयर है, ठीक है। और
NH2, इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये भी हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। अब हम बात करें इन दोनों में से ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी। देखो यहाँ पे क्या है, अमोनिया, अमोनिया के ऊपर हमारे पास एक लोन पेयर हो, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे हम बात करें RNH2, यहाँ पे R होगा, यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या करता है, अल्काइल ग्रुप करेगा, अल्काइल ग्रुप हमारा डोनर का काम करेगा। यहाँ पे होगा प्लस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। प्लस आई इफेक्ट लगने की वजह से अब क्या हो रहा है, लोन पेयर इसके पास पहले से ही प्रेजेंट है। अब R इसे अल्काइल ग्रुप इसे और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या होगा यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी और ज्यादा होगी, अमोनिया से भी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा जो टेंडेंसी होगी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की वो होगी RNH2, देन होगी अमोनिया की, देन होगी HS नेगेटिव, देन होगी फ्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। तो ये ऑर्डर देखो कहाँ है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2 नेगेटिव इच। NH2 नेगेटिव है, इसका हमने कॉन्जुगेट एसिड बताना है। NH2 नेगेटिव प्लस यदि हम इसे हाइड्रोजन देंगे, प्रोटॉन देंगे, तो हमें मिलेगा NH3, ठीक है, NH3, या फिर हम कहें NH2 नेगेटिव की हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, देन हमें मिलेगा NH3 प्लस OH नेगेटिव। तो ये क्या होगा, ये तो बेस है OH नेगेटिव, यही हमारा होगा इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड, NH3 होगा कॉन्जुगेट एसिड। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द pKa ऑफ डाइमिथाइलअमीन एंड pKb ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि pKa की वैल्यू है 3.27, pKb की वैल्यू है 4.77। एट टेम्परेचर T द करेक्ट ऑप्शन फॉर द pH ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। हमें pH कैलकुलेट करना है सोल्ट के सॉल्यूशन का। pH होता क्या है, pH होगा हमारे पास, हमें pKa और pKb की वैल्यू गिवन है। देखो हमें वैसे तो हमें यदि कंसंट्रेशन गिवन होती एसिड या बेस की, देन हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, या फिर एसिड की कंसंट्रेशन पता लगाते और हम pH को कैलकुलेट कर लेते। अब हमें क्या है, pKa और pKb वैल्यू गिवन है, तो हमें सोल्ट का pH निकालना है, सोल्ट का pH निकालना है। और यदि हम बात करें सोल्ट कितने टाइप के थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का तो हमने pH कैलकुलेट होगा नहीं, क्योंकि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन देगा, वहां पे कोई कॉन्जुगेट होगा। या फिर हम बात करें, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में था न्यूट्रल सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई हाइड्रोलिसिस नहीं थी, नो हाइड्रोलिसिस, इसका तो pH होगा नहीं, ठीक है। बाकी जितने भी हमारे टाइप थे सोल्ट के, या फिर हम बात करें वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये जो टाइप ऑफ सोल्ट थे इनका pH हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सब के लिए हमने फॉर्मूला देखा था। अब यहाँ पे देखो कौन सा हमारा सोल्ट है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, CH3COH, ये होगा हमारा वीक एसिड। साथ में दूसरा हमारा है डाइमिथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन वो भी हमारा होगा वीक एसिड, मिथाइल अमीन सॉरी वीक बेस है, डाइमिथाइल अमीन होगा हमारा वीक बेस। तो ये हमारा जो यहाँ पे गिवन है सोल्ट वो होगा
सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। अब इसके लिए हमें पीएच कैलकुलेट करनी है, तो पीएच का फॉर्मूला होगा सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। ये सब हमने थर्ड क्लास में सोल्व करवा दिए थे, कैलकुलेशन करनी वहां से बताई थी। अब हम बात करें, वैल्यू रखेंगे 7 प्लस हाफ, pK की वैल्यू है 3.27 माइनस हाफ, pKb की वैल्यू है 4.77। यदि हम इसे 2 से कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.635, यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2.385, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। 7 प्लस 1.635 माइनस 2.385 ये होगा। यहाँ पे इसे हम ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 8.635 माइनस 2.385, 550 1385, 5 और 3 में से 2.826, 6.25 आएगा। पीएच हमारा 6.25 यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर होगा। यहाँ पे जो पीएच हमें कैलकुलेट करना है वो सोल्ट के लिए कैलकुलेट करना है, और सोल्ट में भी वीक एसिड और वीक बेस के लिए, यानी कि ये जो यहाँ पे 3 सोल्ट हमें यहाँ पे गिवन है, इन तीनों का जो पीएच होगा वो डिफरेंट होगा फॉर्मूला, ठीक है। पीएच के लिए डिफरेंट फॉर्मूला होगा, प्लस माइनस का चेंज रहेगा। तो ये हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा सोल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के लिए। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और पीएच की वैल्यू आ जाएगी। आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द पीएच ऑफ 0.01 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विल बी। हमें पीएच कैलकुलेट करना है, अभी हमने सोल्ट के लिए कैलकुलेट किया था। अब देखो यहाँ पे हमें NaOH की कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन है NaOH की, जो कि होगी 0.01 मोलर। NaOH होगा, ये होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, तो डिसोशिएट हो जाएगा Na++ OH नेगेटिव, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा NaOH क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। यदि हम बात करें OH हमारा क्या है, बेस है, OH नेगेटिव, इसकी कंसंट्रेशन होगी 0.01 मोलर। यहाँ तक समझ आया। अब हमें पीएच कैलकुलेट करना है। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब हमें चाहिए H+ की कंसंट्रेशन, हमें गिवन है OH की, तो क्या हम POH निकाल ले? पहले POH निकालेंगे। POH होगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हमें पता है, तो ये होगी माइनस लॉग OH की कंसंट्रेशन, क्या हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2 मोलर, तो ये हो जाएगी 10 की पावर -2। ये -2 है, इसको हम आगे लेके आएंगे 2 log 10, log 10 होगा हमारा 1 के इक्वल, यानी कि POH इज इक्वल टू 2। POH हमारा 2 निकल के आया, हमें निकालना है पीएच। पीएच हमें कैलकुलेट करेंगे तो देखो पीएच प्लस POH 14 के इक्वल होता है। पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। पीएच की वैल्यू पता है हमें 2 है, पीएच तो हमने कैलकुलेट करना है। POH की वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 14, 2 इधर आएगा, देन पीएच हमारा आएगा 12, तो पीएच होगा 12, ऑप्शन सी। हमें बेस की कंसंट्रेशन गिवन है, देन हम POH निकाल लेंगे, POH कैलकुलेट कर लेंगे, देन हम वहां से पीएच भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि पीएच प्लस POH होगा 14 के इक्वल। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ए मोनोबेसिक एसिड इन टिश्यू leads to pain and a feeling of fatigue in a 0.10 molar aqueous solution. Lactic acid is 3.7% dissociate. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें गिवन है परसेंटेज में, यानी कि
अल्फा इज इक्वल टू 3.7%, परसेंटेज को हटाएंगे तो हमें मिलेगा 0.037। ये होगा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वैल्यू निकालनी हमें द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है, साथ में कंसंट्रेशन गिवन है एक्वस सॉल्यूशन की, जो कि होगी 0.10 मोलर। कंसंट्रेशन सी 0.10 मोलर। के ए निकालना है। अब देखो हमें पता है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि हम बात करें यदि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें, वो होगा हमारा रूट के ए अपॉन सी। यही होता हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी। के होगा हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, सी होगी कंसंट्रेशन, अल्फा होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसको हम अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए अपॉन सी। हमें कैलकुलेट करना है के, तो सी जाएगा लेफ्ट साइड, देन के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी। अल्फा की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है। वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। देखो के ए इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 0.037 स्क्वायर इनटू सी की वैल्यू है 0.10। ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है। सोल्व करेंगे इसे हम। देखो 37 की 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 4 21 4 25 इंटू 371291 9631। ये होगा हमारे पास 0.001369 इंटू 0.10। यही होगा। इसे हम सोल्व करेंगे तो यही होगा। आगे देखो क्या हम इसे लिख सकते हैं इस टाइप से, 10 की पावर -2, या फिर हम लिख दें -1। यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर -6, इधर होगी 10 की पावर -1 इंटू 1369। यही है। ये होगी हमारे पास 10 की पावर -7 इंटू 1369। ये होगी हमारे पास के ए की वैल्यू। क्या गिवन है 1369। क्या हम इसे लिख सकते हैं ऐसे? देखो 1369 को हम लिख दें 1.369 इंटू, यहाँ से जो 10 की पावर 3 आई है वो यहाँ पे से माइनस करेंगे, देन हमें मिलेगा 10 की पावर -4। ये देखो 5 से ज्यादा है तो इसे हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1.4 इंटू 10 की पावर -4। आंसर आएगा 1.4 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा के ए की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस द Kw of the water is 55 times its value at 25 degree Celsius. What will be the pH of neutral solution? pH हमें कैलकुलेट करना है। देखो न्यूट्रल सॉल्यूशन की ये बात ध्यान रखना है। Kw की वैल्यू हमें पता है, Kw की वैल्यू होती है 10 की पावर -14। सबको पता है Kw की वैल्यू होगी 10 की पावर -14, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो वाटर का Kw होगा वो 55 टाइम्स ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Kw की वैल्यू होगी 55 इंटू 10 की पावर -14, यही होगी। अब हम बात करें, हमें कैलकुलेट करना है pH। pH कैलकुलेट करेंगे तो pH का फॉर्मूला होता ही है। अब इसके लिए हमें चाहिए कंसंट्रेशन एसिड की। एसिड की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? यदि हम बात करें, देखो इन जनरल तो Kw होगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, यही होता है Kw का फॉर्मूला। अब हम बात करें यहाँ से कंसंट्रेशन हमें चाहिए सिर्फ एसिड की। न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, फॉर न्यूट्रल
सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी न्यूट्रल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, दोनों की इक्वल है तो इसे भी हम H प्लस लिख देंगे, क्लियर। यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट KW, और KW की वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। अब इसे हम सोल्व करेंगे, कंसंट्रेशन H प्लस होगा हमारे पास अंडर रूट KW की वैल्यू रखेंगे 55 इंटू 10 की पावर माइनस 14, ये हमारी आई है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, इसकी वैल्यू अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे, देन pH आएगा हमारे पास माइनस log अंडर रूट 55 इंटू 10 की पावर माइनस 14, यही आएगा। अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, माइनस log 55 इंटू 10 की पावर माइनस 14 की पावर 1/2 लिख सकते हैं ये हम। इज इक्वल टू माइनस log 55 पावर आएगी, देखो इसकी पावर है 1/2, यदि हम बात करें ये तो ये होगा log माइनस आएगा माइनस log 10 की पावर माइनस 14, इसकी पावर ही 1/2, माइनस 14 की पावर 1/2 है तो क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, इज इक्वल टू यह आएगा हाफ आगे माइनस हाफ log 55 माइनस यहाँ पे कितनी होगी log 10 पावर माइनस 7, माइनस 7 आगे आएगी तो क्या हो जाएगी ये, देखो इसे pH इज इक्वल टू माइनस हाफ log 55 माइनस माइनस 7 आगे आएगी तो क्या हो जाएगा प्लस 7, log 10 की वैल्यू 1, ठीक है। अब log 55 की वैल्यू है 1.74, तो pH इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 1.74 प्लस 7, 2 से हम इसे कट करेंगे तो 0.87 प्लस का 7 और माइनस का 0.87, 7 में से हम 0.87 को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 6.13 आएगा हमारा pH, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर, यहाँ तक हमें यहाँ पे KW की वैल्यू गिवन है और न्यूट्रल सॉल्यूशन में हमें KW की भी 10 की पावर माइनस 14 होती है, यहाँ पे कहा है कि जितनी होती है उसके 55 टाइम्स ज्यादा होगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 55 से। अब यहाँ पे हमें pH कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें चाहिए कंसंट्रेशन एसिड की, और हमें पता है कि KW इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा वहां पे दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, एसिड की भी बेस की भी, दोनों को इक्वल लिख दिया, दोनों को हमने एसिड मान लिया, तो वहां से हमें कंसंट्रेशन मिल जाएगी एसिड की, ठीक है, और वो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ से हमें pH मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 5। आयनाइजेशन कांस्टेंट K हमें गिवन है यहाँ पे 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 5 एट 298 केल्विन टेम्परेचर गिवन है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। ये जो K है आयनाइजेशन कांस्टेंट, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH। NH4OH क्या है, बेस है, तो ये जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है ये बेस के लिए यानी कि Kb की वैल्यू है और हमें निकालना है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा KW अपॉन KB। KH जो हमने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिस्कस किया था वहां पे हमने देखा था KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB, देखा था हमने लास्ट क्लास में।
अब के डब्ल्यू की वैल्यू होगी 10 की पावर -14 अपॉन के बी होगा 1.77 इंटू 10 की पावर -5, यही होगा। 10 की पावर -5 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस होगा, इसमें माइनस होगा तो हमें मिलेगा 10 की पावर -9 अपॉन 1.77, ठीक है। ये होगा हमारा KH यानी कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 0 0 1.77, 1 पे 0, 10 पे 0, 100 पे भी 0, 1000 पे कितने पे जाएगा, क्या 5 पे जाएगा 35, 3 35 और 3 38, 3 8 5 1 1 0, अभी जाएगा 6 पे, 6 और 7 42, 4 42 और 4 46, 4 10 8, यहाँ पे होगा 8 0, अभी जाएगा 4 पे, ठीक है। ये होगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू 0.00564 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। यहाँ तक यदि हम इसे लिखें, क्या ऑप्शन में ऐसे नहीं है तो यहाँ पे है 5.64 इंटू 10 की पावर -9 पहले से है और 3 और आएंगे, कितना होगा -12, ये आएगा हमारा KH की वैल्यू। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल टू 5.64 इंटू 10 की पावर -12, तो ये होगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड सॉल्यूशन। हमें 3 सॉल्यूशन गिवन है एसिड के, जिसमें से फर्स्ट का सॉल्यूशन का pH है 3, सेकंड का 4, थर्ड का 5। इनको मिक्स किया गया है एक वेसल में। व्हाट विल बी द H+ आयन कंसंट्रेशन, हमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ हमें कैलकुलेट करना है। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन सेकंड, सॉल्यूशन थर्ड। देखो हमें पता है यदि pH इज इक्वल टू 3 है तो pH 3 है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या आएगी एसिड की 10 की पावर -3, यही होगी। ये तो हमने स्टार्टिंग क्लास में ही स्टार्टिंग में नहीं शायद, ये सेकंड क्लास में हमने देख लिया था। pH हमारा 3 है तो H हमारी हो जाएगी 10 की पावर -3। जब हमने pH स्केल के बारे में डिस्कस किया था वहां पे हमने देखा था कैसे कैलकुलेट करेंगे, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सॉल्यूशन की H+ आयन इन सॉल्यूशन फर्स्ट होगा हमारा 10 की पावर -3, क्योंकि pH 3 है, pH 4 है, वहां पे हमारी 10 की पावर -4 कंसंट्रेशन होगी और 10 की पावर -5 होगी सॉल्यूशन थर्ड में। क्लियर यहाँ पे? ये तो हो गया हमारा तीनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एसिड की। अब हम बात करें, इन तीनों को हमने वेसल में मिक्स कर दिया है। अब हमें निकालनी है उस मिक्सचर के H+ आयन यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मिक्सचर की। अब क्या होगा यदि हम बात करें, इन तीनों का मिक्सचर निकालेंगे NV या फिर हम कहें MV, ठीक है। N हमारा M के इक्वल होगा, क्यों होगा? देखो हमें पता है कि जो हमारे यहाँ पे बेसिसिटी इक्वल है, बेसिसिटी 1 के इक्वल होगा तो N यानी कि नॉर्मेलिटी मोलरिटी के इक्वल होगा तो NV। V हमने क्या लिया यहाँ पे, सबको 1 लीटर सॉल्यूशन मान लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन मान लिया। अब क्या होगा, फर्स्ट सॉल्यूशन है, इसे हम, ये होगा हमारा सॉल्यूशन 1 लीटर का, सेकंड होगा ये भी होगा 1 लीटर का, थर्ड होगा ये भी होगा 1 लीटर का। अब हमें NV हम निकालेंगे सॉल्यूशन के लिए यानी कि मिक्सचर के लिए, NV हम निकाल रहे हैं। अब हमें बताओ N हमारा क्या है, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए 10 की पावर -3 प्लस इन, देखो N हमारा 10 की पावर -3 इंटू वॉल्यूम होगा हमारा 1 प्लस सेकंड का होगा 10 की पावर -4 इंटू 1 प्लस 10 की पावर -5 इंटू 1, यही होगा हमारे पास। अब यहां से हम
10 की पावर -3 को सब में से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 1 रहेगा, यहाँ पे रहेगा 10 की पावर -1 और यहाँ पे रहेगा 10 की पावर -2। ठीक है, यहाँ तक। यदि हम बात करें, इन्हें लिखें ओपन करके, 1 प्लस 10 की पावर 1 को हम लिख सकते हैं 0.1 प्लस 0.01। ठीक है, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.11, यानी कि 1.11 इंटू 10 की पावर -3, यह हमारा NV मिक्सचर का। ठीक है, अब हमें निकालनी है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मिक्सचर के लिए इसे हम निकालेंगे तो देखो टोटल हमारा कितना है, यह है 1.11 इंटू 10 की पावर -3। यदि हम बात करें वॉल्यूम की, जितनी भी हमारी कंसंट्रेशन होगी उसे हम डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम से। देखो जो हमारी, यदि हम किसी का कंसंट्रेशन निकालेंगे, यदि हम एसिड का निकाल रहे हैं, यदि हम एसिड का कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं तो वो होगा हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। मोलर, एक मिनट, हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। हमें एसिड की कंसंट्रेशन निकालनी है तो वो होगा हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स जो सॉल्यूशन में है इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, टोटल वॉल्यूम क्या होगी मिक्सचर की, 111 यानी कि 3 लीटर। 3 लीटर से हम ये देखो, ये हमने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमने निकाला था NV। NV तो हमारा ये हो गया 1.11 इंटू 10 की पावर -3। अब हमें वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम होगा हमारा 3 लीटर। 3 से इसे हम डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.37 इंटू 10 की पावर -3। यह हमारी कंसंट्रेशन, क्या ये ऑप्शन में है, ऑप्शन में है हमारे 3.7 इंटू, यदि एक पॉइंट पीछे लेके जाएंगे हम तो आएगा हमारे 3.7 इंटू 10 की पावर -4 मोलर। यह आएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वीक एसिड। ये हमारे पास एक एसिड है HA वीक एसिड है। हमें पता है वीक एसिड होगा वो पार्शियली डिसोशिएट होगा आयंस में, है जे Ka यहाँ पे कोई कांस्टेंट है Ka, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 1 इंटू 10 की पावर -5। ये Ka की वैल्यू है, ये कंसंट्रेशन है यानी कि C होगा 0.100 मोलर ऑफ दिस एसिड इज डिजोल्व्ड इन 1 लीटर of water. The percentage of acid dissociated at equilibrium is closer to, हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन की परसेंटेज, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोशिएशन होगा अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, √KC बाई Ka बाई C, यही होगा हमारा अल्फा। अब देखो Ka की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 10 की पावर -5, C की वैल्यू गिवन है ये 0.100, इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 अंडर रूट, ये ऊपर जाएगा क्या होगा, प्लस का बन के जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, माइनस होगा, अंडर रूट के अंदर होगा हमारा 10 की पावर -4। अंडर रूट हटाने के लिए हमारे पास क्या आएगा, ये 10 की पावर -2। इसके हमें परसेंटेज निकालनी है, यानी कि 0.01 है, इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1%। अल्फा ऑफ डिसोशिएशन हमारा आया 10 की पावर -2 और अल्फा परसेंटेज आया हमारा 1%, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द pOH ऑफ ए सॉल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस दैट कंटेन 1 इंटू 10 की पावर -10 मोलर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यानी कि हमें कंसंट्रेशन गिवन है H3O पॉजिटिव की जो कि है 10 की पावर -10 मोलर, और हमें कैलकुलेट करना है pOH।
POH कैलकुलेट करना है तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे pH को। pH होगा हमारा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, वैल्यू पुट कर देंगे माइनस लॉग 10 की पावर -10, -10 आगे जाएगा तो होगा हमारा +1, log 10 हो जाएगा 1 के इक्वल, यानी कि pH इज इक्वल टू 10। कैलकुलेट करना है POH, pH प्लस POH होता है 14 के इक्वल, सबको पता है pH की वैल्यू 10 है, यहाँ पे रख देंगे 10 प्लस POH इज इक्वल टू 14, 10 इधर जाएगा, POH हमारा होगा 4 के इक्वल, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट pH एंड H प्लस। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट pH एंड H प्लस। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। pH ऑफ न्यूट्रल वाटर इज नॉट 0। न्यूट्रल वाटर के लिए pH होगा 7, तो 0 तो नहीं है, बिल्कुल सही है बात, तो ये तो बिल्कुल सही है। एडिंग वन नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन ऑफ CH3COH and one normality solution of NaOH, pH will be 7। इनका जो pH होगा हमारा, यानी कि वन नॉर्मेलिटी एसिटिक एसिड और वन नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके लिए जो pH की वैल्यू होगी वो होगी 7। 7 कैसे होगी, नहीं होगी, 7 सिर्फ न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए होती है। यहाँ पे है हमारे पास एसिटिक एसिड और यहाँ पे हमारे पास है बेस, तो ये 7 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है, 7 के इक्वल नहीं होगी। एक मिनट, हाँ, तो ये 7 के इक्वल नहीं होगी, तो यही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें रॉन्ग आंसर ही बताना है। यदि हम बात करें, देखो मिक्सिंग सॉल्यूशन ऑफ CH3COH एंड HCl, दोनों क्या है, एसिड, और हमें पता है एसिड होगा हमारा pH 7 से कम, यही होगा हमारा एसिड। तो यहाँ पे हमें बताना है लेस देन 7, तो बिल्कुल ठीक है कि हमारा pH लेस देन 7 होगा, तो ये भी ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ H ऑफ डाइल्यूट एंड हॉट H2SO4 इज मोर देन कंसंट्रेटेड एंड होल्ड H2SO4, ये भी हमारा बिल्कुल सही होगा कि जो हमारा डाइल्यूट एंड हॉट होगा H2SO4, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कोल्ड की। यहाँ पे देखो ये होगा विल बी 7 के इक्वल लिख रखा है, ये 7 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एसिड है और एक बेस है, बेस हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो 7 के इक्वल कैसे होगा, 7 के इक्वल जो होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। और न्यूट्रल सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा हमें, न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट होगा वहीं पे हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा। बट यहाँ पे तो है वीक एसिड, इसमें ऑप्शन सेकंड की बात करें है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो साल्ट होगा वो हमें देगा अल्कलाइन सॉल्यूशन, या हम कहें बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन यानी कि pH होगा ग्रेटर देन 7, और यहाँ पे लिखा है pH इक्वल टू 7, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml मिलीलीटर, यानी कि वॉल्यूम गिवन है ईच ऑफ 0.10 मोलर, ये हमें कंसंट्रेशन गिवन है 0.10 मोलर सोडियम एसिटेट। अच्छा, सोडियम एसिटेट की कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है, एंड 0.01 मोलर एसिटिक एसिड CH3COOH, इसकी कंसंट्रेशन गिवन हमें है 0.01 मोलर सोडियम एसिटेट, यानी कि CH3COONA, इसकी कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.10 मोलर। क्लियर, यहाँ तक वॉल्यूम हमें गिवन है 50 मिलीलीटर। pKa की वैल्यू गिवन हमें है 4.57, और हमें कैलकुलेट करनी है pH की वैल्यू। pH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें CH3COH, ये है वीक एसिड, और जो CH3CON है ये है सोल्ट, और सोल्ट किसका है,
वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, ये सोल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। अब यहाँ पे हमें पीएच को कैलकुलेट करना है, तो पीएच को कैलकुलेट करेंगे, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। pKa की वैल्यू हमें गिवन है जो कि होगी 4.57 प्लस सोल्ट की कंसंट्रेशन होगी यहाँ पे 0.1, क्योंकि सोल्ट ये है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हमारा ये होगा जो कि होगा 0.01, यानी कि 4.57 प्लस 100 अपॉन 10 4.57, सॉरी यहाँ पे लॉग भी होगा ना, लॉग 10, तो यहाँ पे आएगा प्लस log 10। log 10 की वैल्यू हमें पता है कि 1 के इक्वल होगी, 1 प्लस 4.57 होगा 5.57। क्लियर? यहाँ पर जो हमारा pH होगा वो होगा pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, सबकी वैल्यू हमें गिवन है, वैल्यू रखेंगे और आंसर आएगा हमारा 5.57, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following pairs of solution is not an acidic buffer? एसिडिक बफर सॉल्यूशन यानी कि वीक एसिड और साथ में होगा salts ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड सोल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो ये कहाँ है, वो तो होगा हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ये जहाँ पे नहीं होगा वो होगा हमारा बेसिक सॉल्यूशन या फिर हम कहें सिंगल सब्सटेंस का। एसिडिक बफर सॉल्यूशन को छोड़ के हमें नोट वाला ही बताना है, जैसे कि HClO4 एंड NaClO4, ये सोल्ट है, ठीक है, HClO4 और NaClO4, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट। इसे हम वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवाएंगे या फिर हम कहें डिजोल्व करवाएंगे तो हमें मिलेगा NaOH प्लस HClO4। NaOH हमारा होगा स्ट्रॉन्ग बेस और HClO4 होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, और इसका जो सोल्ट होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, यानी कि ये हमारा एसिडिक बफर का एग्जाम्पल नहीं होगा, और नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा, नोट वाला ही। नेक्स्ट की बात करें CH3COH, ये हमारा क्या है, वीक एसिड, और ये होगा हमारा CH3CONA। यदि हम इसकी वाटर में डिजोल्व करवाएंगे तो हमें मिलेगा CH3COOH प्लस NaOH। सोल्ट है ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये बिल्कुल सही है, एसिडिक बफर का एग्जाम्पल है। H2CO3 ये हमारा होगा वीक एसिड, H2CO3 हमारा वीक एसिड होगा। Na2CO3 को हम वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे, हमें मिलेगा NaOH, साथ में हमें मिलेगा H2CO3 जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सोल्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। H3PO4 एंड Na3PO4 ये भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सोल्ट होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, नीट PYQ हमने सोल्व करवा दिए हैं, बाकी आप लोग ट्राई करना। आई होप आपने किए भी होंगे कुछ क्वेश्चन, और नहीं किए हैं तो अब जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी JEE मेंस के PYQ की। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।